हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इस समय पढ़ेंगे भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए हम देखते हैं आज की इस वीडियो के अपने पहले क्वेश्चन को, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसमें अधिकांश शासकों ने भाग लिया। तो देखिए, अगर भाग लिया होता तो सफलता मिल गई होती। ऑप्शन नंबर बी है, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, यह संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका। तो आप देख रहे हैं ये जो चारों ऑप्शन हैं, अधिकांश शिक्षित भारतीयों ने इसका समर्थन नहीं किया, ये तो ठीक है। बंगाल के जमींदार ब्रिटिश सत्ता के प्रति वफादार बने रहे, ये भी ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के प्रति वे वफादार बने रहे इसीलिए तो इसका समर्थन नहीं किया उन्होंने। और ये संपूर्ण भारत को प्रभावित न कर सका, बिल्कुल सही है। लेकिन बात यहां है कि कौन सा कथन असत्य है। अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, तो भाग नहीं लिया। अगर वो भाग लिए होते तो 1857 का विद्रोह सफल होता। और ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा इसका, कि अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगल पांडे ने किसको गोली मारी थी? तो मंगल पांडे ने गोली मारी थी ऑप्शन नंबर ए बाघ, ऑप्शन नंबर बी फिनिश, ऑप्शन नंबर सी हियरशे और ऑप्शन नंबर डी मिचेल। तो देखिए, मंगल पांडे जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का जो है जवान था, उसने अपने सर्जेंट मेजर हियरशे को गोली मारी थी। यह भी परीक्षा में जैसे अभी ये पूछा गया है कि हियरशे, यहां आपको ऑप्शन समझ में आ रहा है कि हाँ ये राइट ऑप्शन होगा कि मंगल पांडे ने किसको गोली मारी? हियरशे को। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सर्जेंट मेजर हियरशे को गोली किसने मारी थी, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या फिर मिलान करने में भी दिया जा सकता है। तो हमें अगर ये याद रहेगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। जबकि देखिए, जबकि उसने कर्नल बाघ की हत्या कर दी थी, ठीक है, लेकिन यहां जो ऑप्शन है कि गोली किसको मारी थी मंगल पांडे ने, तो वो गोली मारी थी सर्जेंट मेजर हियरशे को, मींस ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? देखिए, 1935 का जो ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ वो 1936 में हुआ था, लखनऊ में। आपको कहीं ऑप्शन 1935 देगा, कहीं 36 देगा। तो देखिए, लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना हुई और जिसका नाम बाद में बदलकर क्या हुआ, अखिल भारतीय किसान सभा बाद में कर दिया गया इसका नाम। और स्वामी सहजानंद जो है, स्वामी सहजानंद, ये भी आप याद रखेंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती का पूरा नाम है, इसके अध्यक्ष रहे। और एनजी रंगा जो है वो इसके महासचिव चुने गए। तो लखनऊ में जो प्रथम अधिवेशन हुआ, उस समय तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने भी उसमें भाग लिया। तो ये कहां अधिवेशन हुआ? लखनऊ में। ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार ये पूछा जाता है। इसका बाद में जो नाम बदल, पहले देखिए क्या नाम था 1935 में ऑल इंडिया किसान कांग्रेस, इसका नाम था मींस अखिल भारतीय किसान कांग्रेस, और बाद में इसका नाम क्या हो गया? अखिल भारतीय किसान सभा।
तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये दोनों नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसकी जो प्रथम जो इसका अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? लखनऊ में, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस एक ने किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? तो देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर किससे संबंधित थे, यहां ये बताना है आपको। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, शिशु वध। तो देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। आधुनिक भारत के निर्माण में जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का योगदान रहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया, 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में अपनी शक्तिशाली उन्होंने आवाज उठाई और हमारे देश की जो उच्च जातियों में पहला जो कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो हुआ वो कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को विद्यासागर की ही प्रेरणा से, उन्हीं की देखरेख में हुआ। तो देखिए, 1856 का आप याद रखेंगे ये तिथि, 1856 में पहला उनकी प्रेरणा से पहला विवाह हुआ, वो भी दिसंबर में 7 दिसंबर को। और 1855 में विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में इन्होंने अपनी आवाज उठाई। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम आते ही तुरंत आपको ध्यान आना चाहिए कि ये किससे संबंधित थे? विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह। मतलब इन्होंने अपना सारा जीवन इसी को समर्पित कर दिया। परीक्षा में इस तरह से भी प्रश्न पूछा गया है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अपना सारा जीवन किस चीज के लिए समर्पित कर दिया? तो विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्पित कर दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदों की ओर चलो किसने कहा? वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर चलो, ये नारा किसका था? ऑप्शन नंबर ए राजा राममोहन राय, ऑप्शन नंबर बी दयानंद सरस्वती, सी है विवेकानंद, डी है रामकृष्ण परमहंस। तो ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इन्हीं में से आपको चूज करना है। आर्य समाज के प्रवर्तक रहे हैं कौन? दयानंद सरस्वती, ये आपको ध्यान रखना है। जो 1824 से 1824 से 83 तक, हाँ ठीक है, इनका जो है समय काल रहा। और इन्होंने पुनः वेदों की ओर चलो या पुनः वेदों की ओर लौटो या बैक टू द वेदाज, इस प्रकार के जो है नाम से आप इसको समझेंगे, ये इन्होंने नारा दिया था। क्या नारा दिया था? पुनः वेदों की ओर लौटो या पुनः वेदों की ओर चलो या बैक टू द वेदाज। ये 3 तरह से आप इसको याद रखेंगे, तीनों का अर्थ एक ही है। और याद रहे कि न तो स्वामी दयानंद ही और न ही उनके गुरु स्वामी विरजानंद। अब यहां पर आपको यह समझ में आ जाएगा कि दयानंद के स्वामी विरजानंद क्या थे? गुरु थे। पाश्चात्य शिक्षा से इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पाश्चात्य शिक्षा में जो विदेशी जो शिक्षा जो आज हमने ग्रहण की, मीन्स अंग्रेजी शिक्षा और वहां की जो वेशभूषा पहनावा वगैरह है जो हमने आज ग्रहण कर लिया, इसका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ा था। और ये दोनों ही शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे, अर्थात भारतीय संस्कृति को इन्होंने पूरी तरह से अपनाया था और भारतीय संस्कृति का ये पालन करते रहे। तो हमारा जो क्वेश्चन है, वेदों की ओर चलो या वेदों की ओर लौटो, ये किससे संबंधित है? दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज के प्रवर्तक रहे हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। आर्य समाजी थे या आर्य समाज के प्रवर्तक थे दयानंद सरस्वती। और इनका नारा रहा है वेदों की ओर चलो, वेदों की ओर लौटो या बैक टू द वेदाज। और इनके गुरु कौन रहे हैं? स्वामी विरजानंद। तो ये भी आप याद रखेंगे नाम, स्वामी विरजानंद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की? यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। फिलहाल इसमें जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो में वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये अकेले ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वो सबके सब परीक्षा में कहीं ना कहीं एक बार नहीं कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन है वीवी गिरी और एमएन जोशी, लाला लाजपत राय, जोसेफ बैप्टिस्टा। तो देखिए बैप्टिस्टा या
लाला लाजपत राय, एमएन जोशी और वीवी गिरी। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की एमएन जोशी ने। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। और देखिए ये जो है आपको बताते हैं कि 1926 और 27 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में दो गुट हो गए। अब एक गुट जो था वो सुधारवादी और दूसरा क्या था? क्रांतिकारी। तो जिनमें मतलब उनमें से क्या हुआ, जेनेवा एम्स्टस गुट जो था वो मास्को गुट भी उसको कहा जाता था, मास्को गुट भी इसको कहते थे। और यह निर्णय लिया गया विरोध में एक दूसरे के कि एमएन जोशी का जो नेतृत्व करने वाला जो दल था वो नरम दल था या नरम दलीय लोग उसमें शामिल थे, और इस संघ से बाहर आ गए कुछ लोग। और उन्होंने क्या किया, 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की। मतलब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना जो हुई वो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक ये पार्ट है, ये समझ लें, उसका एक अलग गुट है। तो ऑप्शन जो है हमारा वो एमएन जोशी होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम मुख्यतः किससे संबंधित था? तो 1881 का जो प्रथम फैक्ट्री अधिनियम है वो देखिए लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। लॉर्ड रिपन ने क्या किया, भारतीय मिल मजदूरों की अवस्था को देखने के लिए और उसमें कुछ सुधार करने, मतलब देखते हुए कि इनकी दशा बहुत खराब है, उसमें कुछ सुधार करने उन्होंने क्या किया, 1881 में पहला फैक्ट्री, देखिए 1881 आपको दिया ही है क्वेश्चन में, इसी में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया इन्होंने। और इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जो है कारखाने में कार्य करना निषिद्ध कर दिया, पूरी तरह से रोक लगा दिया कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे अब कारखाने में काम नहीं कर सकते। और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के काम करने का जो है वो भी समय निर्धारित कर दिया गया कि इतने समय से इतने समय तक ये काम कर सकते हैं, ताकि ये पढ़ भी सकें और इनको मौका भी मिल सके कमाने और पढ़ने का, दोनों तरह का। और ये अधिनियम केवल उन कारखानों पर लागू होता था जहां लगभग संख्या 100 से अधिक श्रमिक कार्य करते थे, मतलब जहां संख्या जो है श्रमिकों की होती थी 100 से अधिक। तो यहां पर ये जो है किससे संबंधित है, बाल मजदूर से। और किसके काल में हुआ, लॉर्ड रिपन के। कौन था, लॉर्ड रिपन, ये भी नाम आप याद रखेंगे। और ये बाल मजदूर से संबंधित है 1881 का प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम कब पारित हुआ? तो प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम की बात की जा रही है। प्रथम ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 ईस्वी में पारित हुआ, अभी मैंने आपको बताया। हालांकि इस अधिनियम द्वारा जो है मजदूरों को राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। और बाद में क्या हुआ, यही अधिनियम जो है ट्रेड यूनियन गतिविधियों के पक्ष में था। और क्योंकि इसका जो है इसके द्वारा पंजीकृत यूनियनों को ट्रेड यूनियन संगठित करने और हड़ताल आदि करने की जो है कानूनी मान्यता मिल गई। तो ये 1926 में प्रथम ट्रेड अधिनियम पारित हुआ 1926 में। लेकिन भारत में जो है पहला जो इसका गठन हुआ वो 1918 में ही इसका गठन कर लिया गया था। संगठित जो ट्रेड यूनियन था उस समय वो मतलब इसका गठन जो हुआ था इस ट्रेड यूनियन का वो 1918 में ही हुआ था। लेकिन अधिनियम जो पारित हुआ वो 1926 में पारित हुआ। तो यहाँ क्वेश्चन है कि अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1926 में। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आता है, क्योंकि इसमें भी कुछ ऐसा हुआ कि दो भाग में यहां भी कुछ देखिए विचार थोड़ा सा टकराए। और क्या हुआ देखिए, अब आप समझ लेते हैं कि जैसे स्वामी दयानंद के पश्चात क्या हुआ कि आर्य समाज भी जो है इसमें भी दो विचारधाराएं स्पष्ट होने लगी। और इसमें एक जो है अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में थे और दूसरा पक्ष जो था वो संस्कृत शिक्षा एवं भारतीय संस्कृति में संस्कृत के प्रसार में लगे हुए थे। तो इसका परिणाम ये निकल कर आया कि लाला हंसराज ने क्या किया, लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। किसने? लाला हंसराज ने।
कहां की? लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। ऐसा नहीं है कि ये दयानंद को नहीं मानते थे, मानते दोनों लोग थे, लेकिन दोनों में बस यही था कि एक अंग्रेजी के पक्ष में और एक पक्ष जो है संस्कृत के पक्ष में, बस यही थोड़ा सा अंतर हो गया। तो दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने की? देखिए फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं कि यहां जब ये दो पक्ष में ये बटे तो संस्कृत का प्रचार प्रसार और इंग्लिश शिक्षा का प्रचार प्रसार, बस यही दो बातें थी। और परिणाम ये हुआ कि लाला हंसराज ने लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, जबकि स्वामी श्रद्धानंद ने क्या किया? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। और गुरुकुल कांगड़ी में क्या था? संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जबकि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, और ये लाला हंसराज के द्वारा हुआ। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? यंग बंगाल आंदोलन का जो प्रमुख नेता था वो था कौन? आपने कई बार परीक्षा में इसको देखा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा में बार बार ये पूछा गया है। तो यहां आपको नाम देखिए, यंग बंगाल आंदोलन। तो यंग मीन्स इंग्लिश से संबंधित है, तो आप ये दिमाग में लाए इंग्लिश से संबंधित। यहां नाम किसका? हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग मीन्स होता है युवा, और परीक्षा में ये युवा बंगाल आंदोलन के नाम से भी पूछा जा सकता है। यंग बंग आंदोलन जो है युवा बंगाल आंदोलन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो आप देखें यंग जब रहेगा तो यंग इंग्लिश वर्ड है, तो इंग्लिश नाम भी आप ढूंढेंगे, हेनरी विवियन डिरोजियो। तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। और हेनरी विवियन डिरोजियो जो थे ये यंग बंगाल का जो है नेता थे और प्रेरक थे, नौजवान एंग्लो इंडियन ये थे। और ये डिरोजियो का जो जन्म हुआ था वो 1809 में हुआ था। कहां हुआ था? 1809 में हुआ था। और इनके जो अनुयायी थे वो उनको कहा जाता था यंग बंगाल। इनके जो प्रसिद्ध अनुयायी थे जिन्हें क्या कहा जाता था? डेरोजियन और यंग बंगाल कहा जाता था, दोनों कहा जाता था। डेरोजियन भी कहा जाता था और यंग बंगाल भी कहा जाता था। ये जो थे प्रचंड देशभक्त थे, मतलब ये देशभक्त थे और प्रचंड देशभक्त थे। इसका मतलब देश के प्रति ये पूरी तरह से लीन थे। और डेरोजियो जो है आधुनिक भारत का शायद प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी था। तो देखिए यहां जो है यंग बंगाल आंदोलन, जैसे ही आपके दिमाग में आए यंग बंगाल, तो यंग बंगाल मीन्स आपको याद आ जाए डेरोजियो। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना। जब हरिजन शब्द आ जाए तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाए कि यह संबंधित है महात्मा गांधी से। जब हरिजन आ जाए शब्द तो आप तुरंत समझ लेंगे कि यह संबंधित किससे है? हरिजन संघ महात्मा गांधी से, मीन्स ऑप्शन नंबर सी। और देखिए 1932 में क्या हुआ? महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन की असफलता को स्वीकार करते हुए, क्योंकि जो इनका आंदोलन चल रहा था 1932 में वो असफल रहा, और उसकी असफलता की जिम्मेदारी इन्होंने खुद ली। ऐसा जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस की सदस्यता से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। और हुआ क्या उसके बाद? अपने आप को इन्होंने क्या किया? हरिजनों की सेवा में ही लगा दिया पूरी तरह से, और उसी में इन्होंने अपने आप को सीमित कर लिया। बाद में क्या किया? उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। जब ये उनकी सेवा में लग गए तो इन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की, और हरिजन नामक इन्होंने समाचार पत्र भी निकाला। तो हरिजन शब्द जब आ जाए तो दिमाग में आपके आ जाए महात्मा गांधी। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की? अब यहां बात आ गई बहिष्कृत भारत। तो देखिए बहिष्कृत भारत मीन्स बहिष्कृत भारत का मतलब है उस समय जो दलित वर्ग था उनको ऊंचा उठाने का जो काम किया वो किसने किया? B.R. अंबेडकर जी ने। तो बहिष्कृत भारत भी इन्हीं से संबंधित है। ये पत्रिका भी देखिए सामाजिक जागृति और शिक्षा के प्रचार से नीची जातियों में जो शोषण के विरुद्ध एक शक्तिशाली आंदोलन चलाने का काम किया, वो किया डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने। इन्हीं का नाम आगे बढ़कर आता है। तो वे आजीवन जाति प्रथा के खिलाफ जो है, विशेषकर ऊंची जातियों के द्वारा जो नीची जातियों को जो परेशान किया जाता था, मनमानी जो करते थे, उसके विरुद्ध ये हमेशा लड़ते रहे। और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया? ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन
मीन्स अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की। और क्या किया? बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका प्रारंभ की। तो ध्यान रखेंगे, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ या इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना इन्होंने की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बनकर आता है हमेशा कि इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की या अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना किसने की। जैसे अभी आपके सामने आया कि भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, वैसे ये भी क्वेश्चन बन के आता है कि इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन या दलित वर्ग की भारतीय दलित वर्ग संघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की। तो आप बताएंगे कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने ही बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका की भी बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका भी प्रारंभ की। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से भाग निकले? सुभाष चंद्र बोस जो है भारत से कब विदेश चले गए? तो सुभाष चंद्र बोस जो है मार्च 1941 में देश से बाहर निकल गए और ये पेशावर के मार्ग से होते हुए रूस पहुंचे, बाद में ये फिर बर्लिन पहुंच गए। और भारत की स्वाधीनता के लिए ही इन्होंने क्या किया? सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से उन्होंने 1943 में मींस 43 में 1943 में इन्होंने क्या किया? सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो आप याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस। और आप ध्यान रखेंगे कब की सिंगापुर में, कहां की? तो सिंगापुर में की। कब की? 1943 में की। और ये इस देश से बाहर कब गए? 1941 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है ए में आपको दिया गया है कथन, 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल समाप्त हो गया, मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके। ये इसका तर्क है। तो आप ध्यान दें, इन्हीं तर्क और कथन के आधार पर आपको ऑप्शन चूज करने हैं। तो ऑप्शन यहां दिया गया है, ए और डी दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। तो देखिए यहां पर ऐसा नहीं है, ए असत्य है और आर जो है सत्य है। देखिए ए असत्य क्यों है? कहा जा रहा है 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। और मंत्रिमंडल सुचारू रूप से कार्य नहीं कर सके, ये तो सही है। तो देखिए हमारा ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर बी है, ए और आर दोनों सत्य है, तो ये गलत है। और सी है, ए सत्य है पर आर असत्य है, तो ये तो उल्टा हो गया। बल्कि डी में ए असत्य है और आर सत्य, मीन्स ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 और यही जो है हमारे आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? तो देखिए काकोरी कांड है क्या? काकोरी कांड यह है कि 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने क्या किया? लखनऊ के पास एक गांव है काकोरी, वहां पर इन्होंने 8 डाउन ट्रेन को जो है, इन्होंने पैसेंजर ट्रेन थी, इसको इन्होंने लूटने को अंजाम दिया। और क्यों लूटा? क्योंकि इनके पास उस समय पैसे की कमी थी और इनको जो है अंग्रेजों से लड़ना था। तो अपने इस संगठन को चलाने के लिए, उसके खर्च के लिए इन्होंने क्या किया? एक प्लान बनाया कि हम ये जो अंग्रेजी सरकार द्वारा जो इस ट्रेन से जो खजाना ले जाया जा रहा है और जो असलहे ले जाए जा रहे हैं, इनको हम क्यों ना लूट लें, जिससे हमारे पास पैसा भी हो जाए और क्या हो जाए? असलहा भी हो जाए। तो यहां से इन्होंने पैसा भी लूटा और कुछ असलहे भी लूटे। तो ध्यान दें कि यही जो केस रहा है काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। और इस घटना में काकोरी षड्यंत्र केस में जो है लगभग 17 लोगों को लंबी लंबी सजाएं हुई और 4 को जो है आजीवन कारावास मिला, जबकि 4 ऐसे रहे जिनको फांसी दी गई। और फांसी दिए जाने वाले वो 4 लोग कौन हैं? तो वो हैं आपका रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी जी और अशफाक उल्लाह और चौथे हैं कौन? राम प्रसाद बिस्मिल। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी ने ही और अशफाक उल्लाह मुख्य रूप से इन दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई और रोशन सिंह
राजेंद्र लाहिड़ी, इन 4 को जो है फांसी दे दी गई। और एक क्वेश्चन अभी उभर कर आता है करंट के रूप में। तो यहां जो हमारा जो क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें जो 4 ऑप्शन है, इसमें राम प्रसाद बिस्मिल ही मिल रहे हैं जिनको फांसी पर चढ़ाया गया। इनके अतिरिक्त 3 नाम मैंने आपको बताया, कौन? रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह और कौन? राजेंद्र लाहिड़ी। तो देखिए ये जो 3 नाम हैं ये इसमें नहीं दिए गए, 4 में से एक दिया गया राम प्रसाद बिस्मिल, और यही आपको चूज करना है। 3 नाम मैंने आपको और बताया, उनको भी आप याद रखेंगे। तो देखिए काकोरी षड्यंत्र से संबंधित परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, और अभी ही योगी सरकार ने क्या किया, इस स्टेशन का नाम जो अभी काकोरी स्टेशन के नाम से था, काकोरी कांड स्टेशन के नाम से, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? काकोरी ट्रेन सेक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ध्यान रखेंगे, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आएगा आपकी परीक्षा में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर मेरे द्वारा ये पढ़ाया गया क्वेश्चन या आपको तरीका अगर समझ में आता, अच्छा लगता है, तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।